नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि आगे क्या कुछ नया होता है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें ताकि आप कहानी के हर एपिसोड का भरपूर आनंद YouTube पर उठा सकें। राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का शेयर होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर वो आहान को देना चाहता था और ऐसा होने पर अब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज्यादा शेयर होंगे। मिस्टर चोपड़ा, इसका मतलब क्या है? मैं आपके हिस्से का शेयर क्यों लूंगा? आहान ने शॉक्ड होते हुए पूछा। यंग मास्टर, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है, इसकी कीमत उसे चुकानी चाहिए और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लें। इसमें मेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर का मतलब 30 करोड़ रुपए था। ये बहुत बड़ा अमाउंट था। शुरुआत में राज को इससे नुकसान हो सकता था, पर आगे चलकर उसे इसका बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि इससे आहान का नाम वशिष्ठ हाउस से जुड़ जाता। इसलिए राज चाहता था कि आहान 30% का मालिक बन जाए, पर कहीं न कहीं आहान को शक हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि राज ऐसा क्यों कर रहा है। इतना तो वो श्योर था कि इस 30% शेयर में कुछ गड़बड़ थी। मिस्टर चोपड़ा, आपके भाई और मेरे बीच जो हुआ वो खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, इसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा है, आप ये शेयर वापस ले जाइए। आहान ने स्माइल करते हुए कहा। आहान जानना चाहता था कि इस बात पर राज कैसे रिएक्ट करता है। अगर सच में इन शेयरों में कुछ गड़बड़ होगी तो वो इतना आसानी से नहीं मानेगा और शेयर ट्रांसफर करने की जिद करेगा। यंग मास्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको शेयर कम लग रहे हैं? आपको 10% शेयर और दे सकता हूं। राज ने कन्विंस करने की कोशिश की। आहान राज की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, बात कम ज्यादा शेयर की नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं इतने शेयर फ्री में कैसे ले सकता हूं? ये तो सही नहीं होगा। आहान का सीधा सीधा ना सुनकर राज को चिंता होने लगी। उसने सोचा था कि आहान 30 शेयर को कभी मना नहीं करेगा और खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। आखिर उनकी मार्केट वैल्यू 30 करोड़ रुपए थे। राज के एक्सप्रेशन देखकर आहान समझ गया था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। राज के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जिसकी वजह से वो उसे ये शेयर फ्री में देना चाहता था। अगर उसने ये ले लिए तो वो पक्का कोई मुसीबत में फंस सकता है। मिस्टर चोपड़ा, इन शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? आहान ने सवाल करते हुए कहा। उसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर की मार्केट वैल्यू 30 करोड़ रुपए है। अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो ये रेट 10% तक बढ़ सकता है। राज ने सच सच जवाब तो दे दिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने ये सवाल क्यों किया था। आहान ने कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा तो क्यों ना मैं ये 30 शेयर 35 करोड़ में आपसे खरीद लूं? ये आहान क्या बोल रहा है? राज ने सोचा नहीं था कि आहान ये डिमांड रखेगा। हाँ, मैं खरीदूंगा। आहान ने हल्की सी गर्दन हिलाते हुए कहा। राज अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। आहान आखिर करना क्या चाहता है? जब वो उसे ये शेयर एज ए गिफ्ट
दे रहा था तो उसे उन्हें खरीदने की क्या जरूरत थी, वो भी मार्केट वैल्यू से ऊपर के प्राइस पर। यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं आपको ये शेयर दे रहा हूं, फिर आपको खरीदने की क्या जरूरत है? राज ने हंसते हुए कहा। आहान बेवकूफ तो नहीं था जो बिना सोचे ये बात बोले। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वशिष्ठ हाउस और ग्रो करे, इसलिए मैं ये शेयर खरीदना चाहता हूँ। पर यंग मास्टर, राज कुछ कहना चाहता था, पर आहान ने फिर उसे टोकते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं अभी भी यही बोलूंगा कि मैं ये शेयर खरीदना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ये बेच देंगे तो आपका ही फायदा होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं 30% शेयर का मालिक बनूं, तो आप इन्हें मुझे 35 करोड़ में बेच दीजिए। आहान का कॉन्फिडेंस और जिद देखकर राज हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आहान का असली मकसद क्या था। राज को ऐसे देखकर आहान को कहीं न कहीं मजा आ रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसका इतने पैसे खर्च करने का ये मतलब ये नहीं था कि उसके पास बहुत पैसे थे, पर यह था कि वो सच में चाहता था कि वशिष्ठ हाउस में बहुत डेवलपमेंट हो, और सिर्फ मनाली में ही नहीं बल्कि हर जगह उसका नाम हो। और दूसरी तरफ अगर वो 30% खरीद ले तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कभी कोई दिक्कत आती तो वो आराम से ये शेयर बेचकर अपना पल्ला झाड़ सकता था। पर अगर वो ये शेयर ऐसे ही ले लेता तो उसका वशिष्ठ हाउस से एक रिश्ता जुड़ जाता। वहां से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में उसे अपना पूरा जोर लगाना ही पड़ता। ये बात राज को समझ आना मुश्किल था। वो सिर्फ आहान का इस्तेमाल करना चाहता था। मिस्टर चोपड़ा, आपका क्या कहना है? अगर आपको ये मंजूर है तो मैं साइन कर देता हूँ। बाद में स्मिता आपको पैसे ट्रांसफर कर देगी। आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जैसा आप कहें, पर मैं आपसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही पैसे लूंगा। राज ने अपनी बात रखी। आहान ने बिना कुछ जवाब दिए पेपर लेकर साइन लिए और अस्मिता से पैसे ट्रांसफर करने को कहा। यस यंग मास्टर। अस्मिता ना करे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर आहान उसे जीएम रियल एस्टेट देने को कहता तो भी वो मना नहीं कर सकती थी। यंग मास्टर, ये वशिष्ठ हाउस का सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड है, आप इसे रख लीजिए, राज ने कहा। आहान ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। आहान ने सुपर डायमंड कार्ड तक की बात सुनी थी, अब ये सुप्रीम कार्ड क्या था? ये सुप्रीम कार्ड है, ये यहाँ सिर्फ 3 शेयर होल्डर के पास ही है। ये एक तरह का प्रूफ है कि आप ज्यादा शेयर के मालिक हैं। इससे आप सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर आहान ने गर्दन हाँ में हिलाया। तो यंग मास्टर, मैं चलता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। इतना कहकर राज वहां से जाने लगा। तभी एक जोर से आवाज आई, बैम। किसी ने दरवाजे को बहुत जोर से लात मारकर दरवाजा खोला था। बाहर इस कमरे में एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी आया और जोर से चिल्लाया, आहान कौन है? बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? राज ने तुरंत सवाल किया। राज खुश था कि इस वक्त वो आहान के साथ ही था, वरना सबको लगता कि उस गुंडे को उसने ही भेजा था। आहान हैरानी से राज और उस गुंडे को देख रहा था। तुम आहान हो? उस गुंडे ने आहान की फोटो नहीं देखी हुई थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया था। राज का इंस्टेंट रिएक्शन देखकर उसे लगा कि वही आहान है। मैंने पूछा, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? राज ने गुस्से से पूछा। तुम्हारी मौत इतनी करीब है और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? उस आदमी ने चिल्लाते हुए बोला।
तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। राज ने उसे कहा, गुरुजी इसकी टांग तोड़ दो। गुरुजी राज चोपड़ा के गाइड और मेंटर थे। वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर थे। मनाली में उनके आर्ट की बहुत इज्जत थी। जी मास्टर, गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया और जोश में आकर उस आदमी को जोर से धक्का दिया। वो आदमी पीछे की दीवार से जाकर टकराया। उसके मुंह से खून बहने लगा। गुरुजी इतने में नहीं रुके और उस पर चढ़ गए। वो समझ गया था कि गुरुजी मार्शल आर्ट में ट्रेन हैं। वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट को अच्छे से जानते हैं। वो आदमी भी मार्शल आर्ट में ट्रेन था, इसलिए वो जानता था कि गुरुजी उसके सीनियर थे। पूरे मनाली में बहुत कम लोग थे जो गुरुजी जैसे ट्रेन थे। सीनियर, मुझे छोड़ दीजिए, उस गुंडे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुनते ही आहान बोला, अच्छा अब तुम्हें छोड़ दे। तमाशा तुमने शुरू किया था तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। आहान के अकड़ देखकर वो आदमी कंफ्यूज हो गया। उसे अब तक लग रहा था कि राज ही आहान है, पर उसने ये बात इग्नोर करते हुए जवाब दिया, ब्रिज चौधरी और सुहासिनी चौधरी ने। फिर उसने राज की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर, मैंने भी सिर्फ आर्डर फॉलो किया है। इस आदमी का कंफ्यूजन देखकर राज ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं राज चोपड़ा हूं, आहान ये हैं। उसका ये बताने का मकसद ये था कि आहान को विश्वास हो जाए कि ये आदमी उसका नहीं है। अब तो उस आदमी को और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अब तक आहान गलत इंसान को समझ रहा था। राज चोपड़ा का नाम सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुहासिनी ने उसे सही खबर देना भी जरूरी नहीं समझा था। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि रजत की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अब जब उसने आहान की तरफ देखा तो आहान चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसको ऐसे देखकर उस आदमी ने कहा, यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, माफ कर दो। अब तक तुम धमकी दे रहे थे और अब माफी मांग रहे हो। ये सब तमाशा तुमने शुरू किया है तो अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आहान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, प्लीज यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो आदमी डर कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें यहाँ जिसने भेजा है उसे यहाँ बुलाओ। आहान ने कहा, जी यंग मास्टर, मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाता हूँ। इतना बोलते ही उस आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाला। उधर चौधरी फैमिली हॉस्पिटल में थी। सुहासिनी रजत को दलिया खिला रही थी। मोम अंकल का फोन क्यों नहीं आया अब तक? क्या उन्हें वो आहान नहीं मिला? मोम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रजत ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, अंकल ने उसे ढूंढ लिया होगा, तुम उससे अपना बदला ले लेना, तुम परेशान। सुहासिनी अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि उतने में उसका फोन बजा। फोन पर नाम देखकर वो खुश हो गई। देखो बेटा, अंकल का फोन आ गया। हेलो, मिल गया तुम्हें वो आहान? उसे लेकर यहाँ आओ, सुहासिनी ने कहा। उस आदमी का खून खौल रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सुहासिनी जी, आप तुरंत मनाली होटल में आ जाइए। मनाली होटल? क्यों? सुहासिनी को एहसास नहीं हुआ था कि इस आदमी की आवाज अजीब थी। बस आप आ जाइए, उसने कहा। तुम्हें आहान मिल गया ना, उसे लेकर आओ, रजत उसे अपना बदला लेगा। सुहासिनी ने कहा, जी आहान मुझे मिल गया है, पर अगर आप तुरंत यहाँ नहीं आए तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इस आदमी ने अब झुंझलाते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें खुद भी पता है? सुहासिनी अब झल्ला गई थी। जी हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पहुंच गए तो ठीक है, वरना मैं आहान को छोड़ दूंगा। इतना बोलकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। उसकी इस हरकत से सुहासिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। मोम, क्या बात है? अंकल ने क्या कहा? क्या वो हार गए? सुहासिनी के ऐसे
एक्सप्रेशन देखकर रजत ने पूछा, मुझे नहीं लगता, पर उसने अजीब सी डिमांड की है। वो चाहता है हम मनाली होटल जाएं। सुहासिनी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अच्छा मोम, लेट्स गो। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसे अपने पैर पकड़कर माफी मंगवाऊंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। ब्रिज चौधरी ये सब बातें सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये कोई चाल भी हो सकता है। कैसे पिता है आप? अपने खुद के बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद भी आपका खून नहीं खौल रहा। आप एक बहुत ही बेकार पिता हैं। सुहासिनी ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बात मानो और मत जाओ। ब्रिज ने एक बार फिर कोशिश की, पर सुहासिनी मानने वाली नहीं थी। मनाली होटल जाकर अब क्या होने वाला था? आहान चौधरी फैमिली के साथ अब क्या करेगा? बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।